सो हेलो एवरीवन, भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। इसमें आप पढ़ोगे चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला भारत की जलवायु। इसके बारे में आप पूरा डिटेल में समझोगे। इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। हाँ, जो एक इस चैनल में जो केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो नोट्स और पीडीएफ आपको जो नहीं मिल पा रहा और टेस्ट एसेसरीज सभी आपको मिलेगा। आप लिंक इस वीडियो के लिंक में ऐप का नाम आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। आपको फ्री में पूरा लेक्चर के साथ साथ वहाँ पे सब कुछ बताया गया। आप कुछ और ज़्यादा आप कंटेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है उस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्री वाला आप पहले जो फाउंडेशन बैच है उसको क्लियर कर लेना। चलिए अब जो चैप्टर 4 है भारत की जलवायु, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे समझना, जलवायु यानी क्लाइमेट, किसी स्थान, इसको पूरा समझते हैं आखिर क्या होता है जलवायु। यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना, किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, कोई स्थान है और या कोई स्थान मतलब कि कोई सा देश हो या कोई जगह का नाम हो, तो वहाँ लंबे समय तक जो लंबा समय तक में जो तापमान, वर्षा या वायुमंडल दबाव अथवा तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन, वेगों का मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझना। नॉर्मल सी बात यह है कि कोई देश ले लो आप या कोई सा राज्य ले लो, तो उसमें जो तापमान हो गया, वर्षा और तापमान में टेम्परेचर कितना उसका बढ़ा है या घटा है, और वर्षा उसमें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे वायुमंडल हो गया, दबाव हो गया, वायुमंडल का प्रेशर उस पर हो गया, और पवनों का दिशा यानी कि हवा का जो फ्लो है किस डायरेक्शन में है, तो वो हो गया। और इसके बारे में जो स्टडी करते हैं यानी विश्लेषण और जलवायु, इसे ही हम जलवायु कहलाता है। वही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। हालांकि इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। अब यहाँ देखना, संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। बोल रहा है कि पूरा भारत को जो है जलवायु की दृष्टि से, अगर भारत को जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसे क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। किसे? तो भारत को। तो अब यहाँ पे आगे समझते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्लियर? अब देखो, मानसूनी शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, मौसम शब्द से हुई है। अब मानसूनी आप सुनते होंगे कि मानसून घुस गया है, मतलब इस तरह से बहुत आप टीवी या टेलीविज़न पे आप देखते होंगे या मोबाइल में आप मैसेज देखते होंगे, मानसून घुस चुका है, जिसमें लगातार बारिश होते रहते हैं। तो वो जो मानसून है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा, किस भाषा? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसको नोट करना। मौसम शब्द का अर्थ होता है, मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है उसका अर्थ भी समझो, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। पवनों की दिशा मौसम के अनुसार, जो पहले जैसे मानसून घुसने से पहले पवन का दिशा कुछ और था, लेकिन जैसे ही मानसून घुसा तो उसमें जो है पवन का दिशा मौसम के अनुसार उलट जाना, उल्टा हो जाता है। और भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। और बोल रहा है कि यहाँ पे भारत में जो है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की जो डायरेक्शन है ऋतुवत, मतलब कि ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। और इस संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आई होप ये आपको हमने क्लियर करा चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें ज्वाइन हुए हैं या जो कुछ भी ज्वाइन हुए हैं, तो वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब आगे समझो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। अब यहाँ पर समझना कि स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, जैसे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत से लगभग होकर गुजरती है, अतः यहाँ का तापमान उच्च रहता है। यहाँ का तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है। ये भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। कौन? तो मौसम। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ चुका है।
तो आई होप ये हमने आपको क्लियर करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आप इसे आप फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो फिर से मैं एक बार इसे समझा देता हूँ कि स्थिति या अक्षांशीय विस्तार जो होता है उसके बारे में समझो। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। भारत की उत्तरी गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित, भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित एवं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत के लगभग मध्य से होकर भारत का जो नक्शा होता है कर्क रेखा लगभग उससे होकर बीच से होकर गुजरती है। और अतः यहाँ का तापमान उच्च रहता है और वहाँ का उसके आसपास का जगह का और वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, उच्च होता है, ज़्यादा रहता है। यहाँ ये भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है और यही भारत को उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र बनाती है। एक चीज़ समझना कि किसी को कोई चीज़ समझाने से पहले समझाने वाला ये सोचता है कि वो अपने अनुसार उसे सोचता है कि वो समझ पा रहा होगा। तो आपको भी ये सोचना है कि जैसे कि कोई भी आपको किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज़ ये समझना है कि आप वो चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हो। तो लगातार आप उस चीज़ पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसी समय आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा कॉपी में नोट करना है, आपको प्रॉपर तरीके से याद आ जाएगा। ये जो कैपेबिलिटी होता है वो आपको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूसली बनाए रखना और ताकि आपको ये आपका आगे चल के आदत हो जाए तो बाद में आपको यही यूज़फुल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए अब आगे समझो। समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी समझना। भारत के 3 ओर देखना, भारत के 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र पर देखो सामुद्रिक जलवायु का प्रभाव पड़ता है। बोला है कि भारत का यहाँ देखो पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर सामुद्रिक जलवायु का प्रभाव पड़ता है और किंतु उत्तरी भारत होता है यानी कि नॉर्थ इंडियन जो है यानी उत्तरी भारत को उत्तरी पश्चिमी भारत एवं उत्तरी पूर्वी भारत पर सामुद्रिक जलवायु का प्रभाव नगण्य है। क्या है? नगण्य। इसमें नगण्य है तो इसको नोट कर लेना और ये थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ और बोल रहा है उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ में समझना जैसे कि हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है और यह जो है मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता है तथा शीत ऋतु में तिब्बतीय क्षेत्र में आने वाली अत्यंत शीत लहरों और रुकावट पैदा कर भारत को शीत लहर को प्रभावों से बचाने के लिए एक जैसे आवरण या दीवार की भूमिका निभाता है। तो एक भारत जो पर्वतीय क्षेत्र में तो आपको तो इतना चीज़ तो पता है कि जैसे जैसे कि पृथ्वी से हम जैसे अर्थ है तो एटमॉस्फेयर के जैसे कि एक समझ लो कि ये आपका भूमि है, ठीक। भूमि से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटते जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो भी सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है और वो हम पे वो भी अपना मतलब कि समझ रिफ्लेक्ट करके वो भी अपना टेम्परेचर डालता है तो आसपास। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आसपास मुझे कुछ नहीं, ना घर मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा। लेकिन पहाड़ जो है तो पहाड़ में क्या होता है, तो उसी तरह पहाड़ पे जो वहाँ का जो यहाँ से जो जलवायु जो जल होते हैं वो वायु के जरिए उड़ के ऊपर चले बादलों में चले जाते हैं तो उसका जो डेंसिटी होता है क्या होता है, घट जाता है कि बढ़ जाता है? तो उसका डेंसिटी घटने लगता है। तो जिस कारण से वहाँ पे वो बर्फ़ में बन जाता है पहाड़ पे। तो आपको अलग से इसका जो टॉपिक है वो आपको डिटेल में समझाया जाएगा। बस मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए ताकि आपको समझ में आ सके। अब चलो आगे समझो। यहाँ पे देखो भूमि आकृति। भूमि आकृति का मतलब भारत की भू आकृति संरचना, पहाड़, पठार, मैदान एवं रेगिस्तान भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और देखो यहाँ पे भू आकृति में आता है भारत की भू आकृति संरचना जो होता है, पहाड़ उसमें आ गया, पठार आ गया, मैदान एवं रेगिस्तान भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं और ये सब भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग आदि वर्षा की कम मात्रा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। वर्षा की कम प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। और तो यहाँ पे समझना मानसूनी हवाएं
मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है और हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति आदि भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो यहाँ पे ऊर्ध्वर वायु संरचना, जैसे जेट स्ट्रीम हो गया, तो ये आपको बताया जाएगा जेट स्ट्रीम क्या है, हवाओं का डायरेक्शन किसे जैसे ऊर्ध्वर वायु संरचना जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल, देखो क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में भूमि से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व तीव्र गति से चलने वाली एक वायु धारा का नाम है जेट स्ट्रीम। आपको कहा जाएगा जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में भूमि से 12 किलोमीटर, लगभग भूमि से 12 किलोमीटर के ऊपर जाने पर आपको पश्चिम से पूरब, यानी कि आप कह सकते हो जैसे ईस्ट से वेस्ट होता है ना, तो वेस्ट से ईस्ट में तीव्र गति से, यानी कि बहुत तेज गति से वो चलने वाली एक वायु का एक वेग है, धारा है, जो जिसका नाम क्या है, सामान्य में इसका स्पीड होता है लगभग 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है, जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। इसको नोट कर लेना। अब यहाँ समझना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है। उष्णकटिबंधीय का निर्माण कहाँ होता है, ये नोट कर लेना, क्या होता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है। और यह जो है प्रायद्वीपीय भारत के बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। इसको नोट डाउन कर लेना। आज का टॉपिक यहीं हम कंप्लीट करते हैं इसका, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर फील करोगे। आप इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लेना, और मैं समझा चुका हूँ आपको, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना। अब कुछ जब हवाएं के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो अब इसमें एक शॉर्ट टॉपिक में लेकर आऊँगा, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि हवाओं का डायरेक्शन किस तरह से है। वो जो है 5 मिनट 6 मिनट का होगा, उसमें एक ट्रिक वाइज रहेगा सब कुछ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और जो जलवायु क्या होता है, आखिर किस तरह से उस पर, जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है घटते जाता है, वो सब आपको शॉर्ट टॉपिक इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो शॉर्ट इस, जैसे कि मैं अभी आपको समझाऊँ, ये आपका नोट्स ऐसा नोट्स है जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत उपयोगी है। और इसी से क्वेश्चन, ज्योग्राफी का सब इसी से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको आप पढ़ना प्रॉपर तरीके से। अब ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं फिर कल लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अब इसके साथ साथ मैं कल का जो वीडियो आएगा उसमें हवाओं का डायरेक्शन के बारे में कुछ बता दूंगा, और इसी तरह से हर चीज़ का एक ट्रिक के साथ, जो बेस्ट कंटेंट के साथ शॉर्ट टाइप वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हाँ, और इस चैनल के प्ले लिस्ट में उस ऐप का लिंक भी दे दूँगा, जहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना।